हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम एजुकेशन। द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जिस तरह के क्वेश्चंस रेलवे एनटीपीसी के अभी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चंस को इसमें कलेक्ट किए हैं। सारे क्वेश्चंस को डिटेल में देखेंगे। इसके पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके रिविजन करिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला है, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। कनिष्क भी बौद्ध मता अनुयायी यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले कौन थे? कनिष्क। अशोक की भांति जैसे अशोक बौद्ध धर्म की प्रचार करते थे, वैसे ही कनिष्क भी करते थे। बौद्ध अनुश्रुतियों में कनिष्क को अशोक के समान बताया गया है। कहाँ पे? बौद्ध अनुश्रुतियों में। इसीलिए द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? आंसर होगा ऑप्शन ए, पशुपति। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर यानी सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसके सिर पर 3 सींग है। बाईं ओर एक गेंडा और एक भैंसा है। किस ओर है? बाईं ओर है एक गेंडा और एक भैंसा। दाईं ओर है हाथी और व्याघ्र। इसे पशुपति शिव का रूप भी माना जाता है। मार्शल ने इन्हें आद्य शिव बताया है। 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद कंपनी का अधिकार समाप्त करके गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था? आंसर होगा ऑप्शन ए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। किसके प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में पारित हुआ था। कौन थे? वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इस अधिनियम के नियम 15 के द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई। फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फर खान को। इसका उपनाम सीमांत गांधी था। खान अब्दुल गफ्फर खान को फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी कहा जाता है। बादशाह खां, फक ए अफगान आदि नामों से भी जाना जाता है। 1930 से 1947 के दौरान कांग्रेस द्वारा चलाए गए सभी राजनीतिक आंदोलनों में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। इन्होंने लगभग 14 वर्ष जेल में बिताए। उन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। वर्ष 1951 में आचार्य विनोबा भावे ने तेलंगाना के पोंचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। इसमें उन्होंने भूपतियों से भूमि दान में लेकर के भूमिहीनों को भूमि प्रदान किया था। गांधी जी ने 1930 में डांडी मार्च का आयोजन किया था। आंसर होगा ऑप्शन डी, नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ। इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछे जाते हैं, नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? महात्मा गांधी ने अपनी डांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए? डांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? गांधी जी ने कौन से वर्ष में साबरमती यानी गुजरात से अपनी प्रसिद्ध डांडी यात्रा आरंभ की थी? 1930 ईस्वी संबंध है। महात्मा गांधी के किस सत्याग्रह आंदोलन में स्त्रियों ने सर्वाधिक भाग लिया था? तो दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम यानी गुजरात से 78 सहयोगियों के साथ डांडी यात्रा यानी डांडी मार्च नमक के ऊपर लगाए गए कर के विरोध में यानी टैक्स जो लगता था नमक के ऊपर, उसके विरोध में शुरू किया था। 6 अप्रैल 1930 को लगभग 390 किलोमीटर 240 मील की यात्रा पूरी कर डांडी में गांधी ने सांकेतिक नमक बनाकर कानून तोड़ा था। इन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। नमक यानी डांडी मार्च को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन में प्रमुख विशेषता स्त्रियों की भागीदारी थी। सुभाष चंद्र बोस ने डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से
पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी? किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? रास बिहारी बोस द्वारा। रास बिहारी बोस वर्ष 1915 में जापान गए। उन्होंने वहां पर वर्ष 1928 में भारतीय स्वतंत्रता संघ यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। 1912 में इन्होंने और बसंत विश्वास ने चांदनी चौक दिल्ली में वायसराय हार्डिंग के जुलूस के ऊपर एक बम फेंका था, जो दिल्ली षड्यंत्र के केस के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को आरंभ हो गया था। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलिन था, किंतु 1940 से 1945 तक विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। द्वितीय विश्व युद्ध के भीषण प्रलय से ब्रिटेन को बचाकर निकालने का श्रेय चर्चिल को ही प्राप्त है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1 सितंबर 1939 से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलिन था, लेकिन 1940 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। उस समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। पंथनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। प्रस्तावना के अतिरिक्त धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया गया है। यानी अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया गया है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द के स्थान पर पंथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? अमेरिका ने। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 ईस्वी में किया गया था। नवनिर्मित संविधान के अनुसार निर्वाचित सरकार ने 4 मार्च 1789 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। इस प्रकार विश्व के प्रथम निर्मित एवं लिखित संविधान का निर्माण अमेरिका में हुआ। विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है, यानी सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो अपना देश भारत का। भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? आंसर होगा ऑप्शन सी, 6। भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्तमान में 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, जो कि है पहला समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद के कार्यों को संपादित करते हैं। अगला है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? जब राज्यपाल की नियुक्ति करना होता है तो राष्ट्रपति किसकी सलाह लेते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 156 का तीसरा भाग के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति प्रायः 5 वर्ष के लिए होती है, परंतु अनुच्छेद 156 के प्रथम के अनुसार वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चंस और भी इम्पोर्टेंट हैं। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।